महिलाओं को किस उम्र पर कौन से टेस्ट कराने चाहिए अगर उन्हें अपनी कैंसर स्क्रीनिंग करनी है? 25 साल की उम्र से आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। पैप स्मीयर हम कहते हैं हर 3 साल में करना चाहिए। क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि महिला की शादी हो चुकी है या शादी नहीं हुई है, इससे भी कैंसर का खतरा बढ़ या घट सकता है? ब्रेस्ट कैंसर का जो लिंक है वो शादी से उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि सर्वाइकल कैंसर का होता है। तो 25 साल की उम्र से लगभग महिलाएं अपने आप को कैंसर से सुरक्षित करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। क्या मेनोपॉज के टाइम पर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? 50 के आसपास कुछ कैंसर्स का, जैसे बच्चेदानी का जो कैंसर है वो पीक इंसिडेंस होता है उसका। कैंसर से बचाने वाली कुछ एक वैक्सीन्स भी हाल ही में आई हैं। ये वैक्सीन जिनको कभी भी ये वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ उनमें 95% से भी ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप पिज्जा बर्गर पूरे दिन खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, तो वो सब कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। महिलाओं के जो 3-4 कैंसर जो हमारे देश में कॉमन है, एक तो हो गया ब्रेस्ट का कैंसर, उसके बाद हम देखें तो एक तरफ बुरी खबर ये होती है कि भारत में और पूरी दुनिया में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और खासतौर पर भारत की अगर बात करें तो महिलाओं के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो या फिर गर्भाशय और बच्चेदानी के कैंसर हो, सबके मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि कैंसर बहुत मामलों में अब क्योर भी किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है और कैंसर के इलाज के बाद लंबी और सेहतमंद जिंदगी भी जी जा सकती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको कैंसर से बचाने वाले सवालों के साथ और जवाब के साथ आज हाजिर हों। आज हमारे साथ डॉक्टर पाखी अग्रवाल हैं, जो कि महिलाओं के कैंसर में खासतौर पर अपनी महारत रखती हैं और अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पाखी आपका। महिलाओं को किस तरह के कैंसर से बचना चाहिए और क्या महिलाओं के केस में कैंसर से बचने की कोई खास उम्र होती है कि इस उम्र में वो अपना ध्यान ज्यादा रखें? बहुत बहुत उम्दा सवाल। तो महिलाओं के जो 3-4 कैंसर जो हमारे देश में कॉमन है, एक तो हो गया ब्रेस्ट का कैंसर जो सबसे कॉमन है। उसके बाद हम देखें तो गर्भाशय ग्रीवा या सर्वाइकल कैंसर जिसको हम बोलते हैं, अब लोग सर्वाइकल से सर्वाइकल में कंफ्यूज लोग ये समझते हैं कि ये सर्वाइकल नेक की बात हो रही है, लेकिन बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जो गर्भाशय का वो होता है, उसको भी सर्विक्स कहा जाता है। तो सर्विक्स का कैंसर दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है हमारे देश में। उसके बाद ओवरीज का कैंसर या जो अंडाशय का जो कैंसर होता है वो है। उसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर भी हमारे देश में अब कॉमन होता जा रहा है। तो ये 3-4 कैंसर हैं जो ज्यादा कॉमन है। अब पहले हम कहते थे कि कैंसर की एक उम्र होती है कि कोई 40-50 का हो जाए तो कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 10-20 सालों से, वो यह है कि कैंसर की कोई उम्र नहीं होती। यंग लड़कियों को भी हम देख रहे हैं, 25 साल की लड़कियों को भी, 30 साल की लड़कियों को भी कैंसर बन रहा है, जो कि हम पहले देखते तो 40-50 की उम्र में बनता। तो कैंसर की वैसे कोई उम्र नहीं होती, इसलिए जितना जल्दी हम ये सारी चीजें करें, जो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं स्क्रीनिंग के या प्रिवेंशन के, जितना जल्दी हम उन पे फोकस करें उतना अच्छा रहता है। तो अगर हम देखें, ग्लोबल डेटा भी देखें, मतलब दुनिया भर का डेटा देखें, इंडिया का भी देखें, तो 25 साल की उम्र से लगभग महिलाएं अपने आप को कैंसर से सुरक्षित करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ टेस्ट करा सकते हैं, कुछ चेकअप्स खुद भी कर सकते हैं, कुछ डॉक्टर से मिलके करा सकते हैं, जिनसे कैंसर का प्रिवेंशन और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है कैंसर में, उसका जल्दी पकड़ा जाना, तो अर्ली डिटेक्शन दोनों में हेल्प होती है। तो 25 साल की उम्र से हम कहते हैं कि महिलाओं को इस बात के बारे में जागरूक हो जाना चाहिए और क्या क्या कैंसर के लक्षण हैं उनको भी जानना चाहिए और कैसे उनसे बचा जा सके वो भी जानना चाहिए। ये आपने 25 साल की उम्र का तो जिक्र किया। क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि महिला की शादी हो चुकी है या शादी नहीं हुई है, इससे भी कैंसर का खतरा बढ़ या घट सकता है? कुछ कैंसर्स में हाँ, अगर आपकी शादी जल्दी हो जाती है, जैसे बहुत सारे हमारे देश में अभी भी 18 से कम उम्र में भी शादियां होती हैं और जिनके बच्चे जल्दी हो जाते हैं और या बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें जैसे कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर कोई 25, हम कहते हैं नॉर्मल केस में कि 25 साल से शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर ये सिचुएशन है कि शादी जल्दी हो गई, बच्चे जल्दी हो गए, तो हम 18, 19, 20 की उम्र से भी या इवन 21 की उम्र से भी कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो हम शुरू कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का जो लिंक है वो शादी से उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि सर्वाइकल कैंसर का होता है। जी,
क्या ब्रेस्ट कैंसर का लिंक बच्चे हुए हैं या नहीं इससे होता है? बच्चे हुए या नहीं से होता है। ब्रेस्ट कैंसर उन महिलाओं में ज़्यादा रिस्क होता है जिन्होंने या तो बच्चे नहीं करे या उन्होंने अपने बच्चों को टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीड नहीं करा। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली एक तरह का प्रोटेक्शन होता है कैंसर बनने में। तो जिन महिलाओं ने 1-2 साल तक बच्चों को अपने ब्रेस्ट फीड करा होगा और 1 या 2 बच्चे जो कि नॉर्मली होते हैं, तो उनका रिस्क कम रहेगा उनके कंपैरिजन में जिनकी कभी बच्चे नहीं हुए या उन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं करा। लेकिन ये कहना कि अगर आपने ब्रेस्ट फीड किया है तो आप पूरी तरह ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्टेड हैं, ये सच बात नहीं है। ये सच बात नहीं है क्योंकि जितनी भी हमारी मॉडर्न मेडिसिन जितना भी हम एडवांस कर लें, 100% प्रोटेक्शन किसी कैंसर से नहीं है, किसी भी मोडालिटी से। अब बड़ा मुश्किल सवाल है, होता क्यों है? जटिल सवाल है, क्यों होता है इसका कोई एक जवाब नहीं है। कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ हमारे अंदर अंदरूनी होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, कुछ कारण हमारी एनवायरनमेंट या जो हम बाहर की हमारा आसपास है, किस तरह का हमारा खान पान है, क्या हमारा एक्टिविटी है, क्या हमारा स्ट्रेस लेवल है, हम क्या काम करते हैं, हम किस तरह के बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं, इन सब चीज़ों से कैंसर का रिस्क बढ़ता या घटता है। तो जब इन सब चीज़ों का एक्सेस में हो जाता है कोई भी चीज़, तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो जैसे आपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहे, एक तो जो अंदर है जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अगर हम थोड़ा और आसान भाषा में लोगों को समझाएं कि अगर आप इन कंडीशंस में हैं तो आपको खतरा ज़्यादा है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारा डाइट हो गया, जो हम बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह का अन्न हम खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन करता है आपके। तो अगर आप प्रोसेस्ड खाना ज़्यादा खा रहे हो, आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है या फैट की मात्रा ज़्यादा है या प्रिजर्वेटिव्स हैं और केमिकली प्रोसेस्ड खाना है, तो वो सब कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। दूसरी तरह से अगर आप डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम खा रहे हो तो भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि इनमें कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ कोएंजाइम्स होते हैं जो कैंसर का रिस्क कम करते हैं। अच्छा। तो आपका डाइट बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि आप, और उस डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल भी लिंक्ड होता है। तो अगर आप पिज्जा बर्गर पूरे दिन खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, तो आपका लाइफस्टाइल भी उस तरह का होगा कि आपकी एक्टिविटी लेवल्स भी कम होंगे। आप ज्यादातर बैठ के कर रहे होगे, बैठ के टीवी देख रहे होगे, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होना भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो अगर हम सारे कैंसर देखेंगे तो ओवरवेट, जिनके वजन ज्यादा है, ज्यादा वजन होना कम से कम 11 टाइप के कैंसर से डायरेक्टली रिलेटेड है। मोटापा कितनी सारी बीमारियों से लिंक्ड है। आपको मोटापा हुआ, डायबिटीज का खतरा, मोटापा हुआ तो कार्डियोवैस्कुलर यानी कि दिल की बीमारी का खतरा, मोटापा हुआ तो फैटी लिवर होने का खतरा, और मोटापा हुआ तो फिर 11 तरह के कैंसर का भी खतरा है। मोटापा कम करना इतना चैलेंजिंग है क्या कि लोग मोटापा लेके और बीमारियों का खतरा लेके घूम रहे होते हैं? मोटापा कम करना चैलेंजिंग तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप कर जरूर सकते हैं अगर आप अपना मन बनाएं, अपने डाइट को रेगुलेट करें, अपने एक्सरसाइज लेवल्स, अपने एक्टिविटी, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कर सकते हो। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, फॉर एग्जांपल महिलाओं के लिए, उनको हमेशा ये लगता है कि हम घर भी देख रहे हैं, हम ऑफिस भी देख रहे हैं, तो हम अपने लिए टाइम कब निकालें, 10-15 मिनट की एक्सरसाइज हम कब करें। आप अपने रोज़मर्रा के, जैसे आपके ऑफिस में अगर सीढ़ियाँ हैं, आप लिफ्ट के बदले सीढ़ी से 2-3 बार ऊपर चले जाओ, आपको कुछ तो एक्टिविटी मिलेगी। आप अगर ड्राइव करके जाते हो तो थोड़ा दूर पार्क करो ताकि वॉक करके ऑफिस तक जाओ। तो अगर आप 10-15 मिनट भी अपने लिए निकालते हो, 10 मिनट, इनफैक्ट WHO कहता है अगर आप 10 मिनट भी एक्टिविटी करते हो तो भी वो ना करने से कई गुना बेहतर है। यानी कुछ तो कीजिए। जो सबसे आसान तरीके डॉक्टर साहब ने बताए हैं कि आप सिर्फ वॉक कर सकते हैं 10 मिनट की, तो भी कुछ ना करने के मुकाबले में वो बेहतर है। डाइट को आपने एड्रेस किया कि किस तरह का खाना है जो कैंसर को बढ़ा सकता है। दूसरा, एक्टिविटी की बात हमने की है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान रखने की जरूरत है? कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे स्मोक हो गया, जैसे लेड होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। वो हम सबका एक्सपोजर इतना नहीं होता जितना कि कुछ लोग जो स्पेसिफिकली उन फैक्ट्रीज में फॉर एग्जांपल काम करते हैं, तो उनका उस तरह से ऑक्यूपेशनल जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है। तो उस वजह से, पर उसके लिए भी जहां आप काम करते हो वहां आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स बताए जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ एक्सरे विभाग में जो लोग काम करते हैं, टू मच रेडिएशन, बहुत ज्यादा एक्सरे का एक्सपोजर भी कोई कैंसर को बढ़ाता है, थायराइड के कैंसर को, ब्रेस्ट के कैंसर को।
तो जो हमारे जैसे हॉस्पिटल में जो लोग इन सेक्टर्स में काम करते हैं उनको प्रोटेक्टिव गियर और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिलता है, तो आप अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते हो कुछ हद तक एनवायरमेंटल फैक्टर्स से। कैंसर से बचाने वाली कुछ एक वैक्सीन्स भी हाल ही में आई हैं, तो उनको लगाने का क्या कुछ क्राइटेरिया होता है कि कब लगवानी चाहिए, कैसे लगवानी चाहिए? तो कैंसर इस समय 2 तरह के कैंसर हैं जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। एक होता है लिवर का कैंसर, जिसके लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सर्वाइकल कैंसर की, तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, वो बच्चेदानी के कैंसर से, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से प्रोटेक्शन देती है। अब जैसा हमने बताया कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो इस कैंसर को बढ़ावा देता है, तो जो वैक्सीन है वो इस वायरस के अगेंस्ट होती है, और वायरस आपके बॉडी में संक्रमण ना हो और ना पनपे, उसके लिए ये वैक्सीन होती है। तो ये वैक्सीन लड़के और लड़कियों दोनों के लिए होती है। हम इंडिया में इसको अभी फिलहाल के लिए सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह वैक्सीन बहुत सारे और कैंसर्स को, जैसे कि सर का कैंसर, गले का कैंसर और ऑर्गन्स के कैंसर को भी प्रिवेंट करती है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। तो ये वैक्सीन सबके लिए रेकमेंडेड है 9 साल की उम्र से लेकर, और जो बेस्ट एज होती है वो 9 से 15 साल होती है, लेकिन जिनको नहीं मिली है उस एज में, उनको 26 साल की उम्र तक भी ये वैक्सीन मिल सकती है। और महिलाओं के लिए हम कहते हैं 45 साल तक भी महिलाएं वैक्सीन ले सकती हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कशन के बाद कि उनको कितना फायदा है। कितनी डोज, कितनी बार इंजेक्शन लगता है? इस वैक्सीन को 1, 2 या 3 डोजेस में देते हैं। एक डोज उनके लिए होती है जिनकी उम्र 15 साल से कम है, जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है उनको 2 या 3 डोज मिलती हैं, 20 साल से ज्यादा होती हैं तो 3 डोज मिलती हैं। कितनी इफेक्टिव मानी गई है? आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखती हैं? ये वैक्सीन जिनको कभी भी ये वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनमें 95% से भी ज्यादा इफेक्टिव है, मोर देन 95%। जिनको ये इन्फेक्शन हो चुका है उनमें भी हमने देखा है कि जो वैक्सीन की जो सक्सेस है वो 60-70% है, 95 जितनी अच्छी नहीं, लेकिन 60-70% है। ओके। ऐसी महिलाएं जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्या उनको कुछ तरह के कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है? जी, तो जो हमने ये बात करी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है। तो जिनके मल्टीपल पार्टनर्स रहेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा, उनको इस वायरस का खतरा भी बढ़ जाएगा। साथ साथ और तरह के इन्फेक्शंस, वजाइनल इन्फेक्शंस जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, उनका खतरा भी बढ़ जाएगा। तो जब बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं तो आपकी बॉडी जब उनसे लड़ रही होती है, तो बॉडी की जो क्षमता है कैंसर से लड़ने के लिए वो डाइवर्ट हो जाती है। तो इन्फेक्शंस भी आपका रिस्क बढ़ाते हैं, और साथ साथ इन इन्फेक्शंस के साथ अगर हाइजीन पुअर हो, साफ सफाई ना रखी जाए, तो भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, खासकर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का। महिलाओं को किस उम्र पर कौन से टेस्ट कराने चाहिए अगर उन्हें अपनी कैंसर स्क्रीनिंग करनी है? तो अगर हम बात करें तो 25 साल की उम्र से आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। पैप स्मीयर जो टेस्ट होता है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का, वो 25 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। जो बाकी कैंसर है, ओवरी का कैंसर, उनके लिए अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड होता ही है। अल्ट्रासाउंड में पिकअप हो सकता है कोई अगर बीमारी बन रही हो। होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन स्पेसिफिकली, जिसमें हम पेल्विस एरिया को, ओवरीज को देखते हैं, और उसी में बच्चेदानी को भी देखा जाता है। तो अगर बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, अंदर की झिल्ली है, वो बढ़ रही है ज्यादा या कैंसर की तरफ जा रही है, तो वो भी पिकअप हो सकता है। हालांकि ये रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, पर क्योंकि ये हेल्थ चेक में होते हैं तो इनमें अगर कैंसर बन रहा हो तो जल्दी डिटेक्ट हो सकता है। महिलाएं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकती हैं 25 साल की उम्र से। अपने आप को स्क्रीन भी खुद करा जा सकता है। ये आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको समझाएंगे कैसे आप ब्रेस्ट कैंसर को खुद भी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो। तो 25 साल की उम्र में एक बार ये टेस्ट कराए, उसके बाद आइडियली होता है, जैसे पैप स्मीयर हम कहते हैं हर 3 साल में करना चाहिए। पैप स्मीयर के साथ HPV का टेस्ट भी होता है, तो वो हर 5 साल में करना चाहिए। ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड आप साल में एक बार करा सकते हो, क्योंकि उसमें रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता। बाकी जो टेस्ट होते हैं, जैसे मैमोग्राफी होता है, ब्रेस्ट का एक्सरे, वो 40 साल की उम्र के बाद रेकमेंडेड है, तो वो 1 या 2 साल में कराते हैं पीरियोडिकली। तो पैप स्मीयर हो गया हर 3 साल में। अल्ट्रासाउंड अगर आपका एनुअल चेकअप हो रहा है तो एनुअली हो गया, वरना एटलीस्ट वंस इन 2-3 ईयर्स अगर आप टेस्ट कराते रहें। प्लस आपको, अगर आप जागरूक रहें कि ये सिम्टम होते हैं कैंसर के, और उनमें से कोई सिम्टम आपको हो तो आप डॉक्टर से जल्दी मिलें,
तो वो भी एक अर्ली डिटेक्शन का, क्योंकि टेस्ट हर चीज नहीं डिटेक्ट कर सकते। जी, मेरा अगला सवाल सिम्टम से जुड़ा हुआ है कि महिलाएं क्या कुछ ऐसे साइंस हैं, लक्षण हैं जिन्हें पहचान सकती हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं? तो महिलाओं के लिए अगर पीरियड्स गड़बड़ हो रहे हैं, पीरियड्स हैवी हो रहे हैं, पीरियड्स पेनफुल हो रहे हैं, ये एक तरह से रेड फ्लैग्स होते हैं। किसी को पीरियड्स अगर खत्म हो गए, मीनोपॉज हो गया है और दोबारा ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो वो भी एक रेड फ्लैग होता है। उसके अलावा भूख ना लगना, वजन गिरना, पेट में हर समय भारी भारी फूला फूला लगना 1 महीने लंबे टाइम के लिए, टट्टी में कोई दिक्कत, पेशाब में दिक्कत, अगर ऐसे सब सिम्टम्स होते हैं तो ये इनमें से जो भी हमने 3-4 कैंसर्स की बात करी उनमें से किसी से वजह से भी हो सकते हैं। ये नॉर्मल गायनी प्रॉब्लम्स के भी सिम्टम होते हैं, तो कोई ये ना सोचे कि मुझे ये है तो मुझे 100% कैंसर है। इसीलिए कोई भी सिम्टम हो डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है। ब्रेस्ट के लिए ब्रेस्ट में गांठ है कोई, या पानी जा रहा है, या कोई रेडनेस है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में जागरूक रहना चाहिए। जी, महिलाओं में ऐसे कौन से कैंसर हैं जो आप कहेंगी कि कंपैरेटिवली इजीली ट्रीटेबल हैं या उनके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं इलाज के बाद? बच्चेदानी का जो कैंसर होता है, यूट्राइन कैंसर, उसके रिजल्ट्स ट्रीटमेंट के बाद बहुत अच्छे हैं। 95% सर्वाइवल है अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए। इस कैंसर को हम अपोलो हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी से ट्रीट करते हैं, जो कि बेस्ट तरीका है इस कैंसर को डील करने का वर्ल्ड वाइड। तो अगर अर्ली स्टेज हो तो 95% सर्वाइवल होते हैं। हर कैंसर जिसको हम स्टेज 1 या 2 में ट्रीट करते हैं, पता ही नहीं चलता, सर्वाइवल बहुत अच्छे होंगे। स्टेज 1-2 में अक्सर महिलाएं शिकायत करती हैं जब पता चला स्टेज 3 थी या 4 थी। वो ज्यादातर ओवरी के कैंसर के साथ होता है जो स्टेज 3 और 4 में डिटेक्ट होते हैं। तो ओवरी के कैंसर में इसीलिए इलाज लंबा भी चलता है और बार बार इलाज करने की जरूरत पड़ सकती है। ब्रेस्ट का कैंसर भी कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो एक बार ट्रीट हो गए तो मरीजों का आउटकम बहुत अच्छा होता है। तो ब्रेस्ट और यूट्रस के कैंसर अच्छे हैं। सर्विक्स का कैंसर भी अगर स्टेज 1 में डिटेक्ट हो तो रेकरेंस बहुत कम होते हैं। आमतौर पर लोगों में एक धारणा होती है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है या कहीं किसी और ऑर्गन का कैंसर है तो उस ऑर्गन को निकलवा देंगे तो कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो ये इलाज का जो तरीका है ये कितना सही है? इन अ वे ये सही है, क्योंकि जहाँ से कैंसर शुरू हुआ है उसको हटाने से सोर्स ऑफ कैंसर हट जाता है, तो वो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वो ही ट्रीटमेंट हो, उसके ऊपर आपको कभी कभी कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, साथ साथ रेडिएशन देनी पड़ती है। आजकल इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है कोई कैंसर्स में। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी या मल्टी प्रोंग्ड ट्रीटमेंट होती है कैंसर की। सिर्फ एक सिंगल इलाज ज्यादातर कैंसर में नहीं होता, एक या एक से ज्यादा मोडालिटी की जरूरत पड़ सकती है। और इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि महिलाओं की बात कर रहे हैं और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यंग एज में होता है, आजकल ऑर्गन प्रेजर्वेशन, मैं उसी पर आपसे पूछने वाली थी कि अगर ये बात सच है तो फिर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज अब की जाती है। अब बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है कि हम ऑर्गन को प्रिजर्व करते हुए कैंसर को हटाकर, और मरीजों की जैसे ओवरी का अर्ली कैंसर है तो हम कैंसर वाला पार्ट निकाल के दूसरी ओवरी प्रिजर्व करके, बच्चेदानी प्रिजर्व करके अगर कोई प्रेगनेंसी करना चाहता है, तो कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिनमें की प्रेगनेंसी पॉसिबल और फीजिबल है आफ्टर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर सेविंग पार्ट ऑफ द ऑर्गन। ये पॉसिबल है कि कैंसर के इलाज के बाद प्रेगनेंसी हो जाए? ये पॉसिबल होता है कि कैंसर के इलाज के बाद प्रेगनेंसी हो जाए। उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हमें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं, या हमें कभी कभी ओवरी से एग्स पहले निकाल लेने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ कीमोथेरेपी की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे ओवरी का फंक्शन खत्म हो जाता है। तो उससे पहले हम ओवरी से एग्स निकाल लेते हैं, जो कि हेल्दी एग्स हैं। जब कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उनके साथ फर्टिलाइज करके आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी पॉसिबल है। इसीलिए महिलाएं जिनमें कैंसर का इंसिडेंस होता है, अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उन्हें एग फ्रीजिंग की सलाह दी जाती है कि आप पहले अपने एग्स को प्रिजर्व कर लें और उसके बाद। तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन ये फर्टिलिटी पर असर डालते हैं? बिल्कुल असर डालते हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल को किल करते हैं, तो नॉर्मल सेल्स की जो क्षमता होती है वो कम होती है। कैंसर सेल थोड़े ज्यादा जटिल होते हैं, तो जब इस तरह की ट्रीटमेंट्स हम देते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, तो डेफिनेटली नॉर्मल सेल्स पे असर आता है। जी, क्या महिलाओं को आप ये बताना चाहेंगी कि किस तरह की गांठ जो है उसको देखें तो ध्यान रखें, या हर गांठ कैंसर होती है या नहीं होती है? ब्रेस्ट के केस में तो अगर ब्रेस्ट में कोई ऐसी गांठ है
जो धीरे धीरे जिसका साइज बढ़ रहा है, या उसमें आपको कुछ खुजली या उसमें लालपन दिख रहा है, या उसमें से कुछ पीप जैसा पानी आ रहा है, या उसके आसपास की जो स्किन है वो मोटी हो गई है, जैसे कि संतरे की स्किन होती है उस तरह से थिक हो गई है, तो ये सब लक्षण होते हैं कि यहाँ पे अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। आपने बताया कि 25 साल की उम्र से स्क्रीनिंग शुरू करें और उसके बाद उसको फिर रेगुलरली कराने की जरूरत है। क्या मेनोपॉज के टाइम पर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? 50 साल 45 टू 55, 50 के आसपास कुछ कैंसर्स का, जैसे बच्चेदानी का जो कैंसर है वो पीक इंसिडेंस होता है उसका। ब्रेस्ट कैंसर भी ज्यादातर उस एज में सेकंड पीक होता है, एक शुरू में होता है, एक सेकंड। सेम जो सर्वाइकल कैंसर है, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, वो भी 55-60 के बीच में होता है। तो ऐसी कोई एज हम कह नहीं सकते कि अगर आप इस एज तक पहुंच गए और आपको कैंसर नहीं हुआ तो आप जिंदगी भर कैंसर मुक्त रहेंगे। ये आज की डेट में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स वही रहते हैं, तो रिस्क बना रहता है। हालांकि 65 के बाद रिस्क कम होने लगता है फिर से। ओके। क्या कुछ ऐसे भी कैंसर हैं या ऐसी इनिशियल स्टेज है जिसमें सिर्फ दवाओं से भी इलाज किया जा सकता है? कुछ ऐसे कैंसर होते हैं, जैसे ब्लड के कैंसर्स होते हैं जिनमें लिम्फोमा जिनको हम बोलते हैं, उनमें कीमोथेरेपी का ही ज्यादा रोल होता है, सर्जरी ज्यादा रोल नहीं होता। बाकी सब, जैसे महिलाओं के कैंसर्स की बात करें तो जो बहुत एडवांस कैंसर हो जाते हैं उनमें भी सर्जरी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब वो कैंसर उस ऑर्गन से ही बाहर चला गया है तो सिर्फ उस ऑर्गन को निकालने से ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट होता है। तो इसलिए उन केसेस में दवाइयां दी जाती हैं जो पूरे सिस्टम में काम करती हैं। कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं, तो जहां जहां कैंसर सेल बैठना शुरू कर रहे हैं उनको वहीं पे खत्म कर देती हैं। कि आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे कि कैंसर से पहले की भी एक स्टेज होती है जहां पर कैंसर को पकड़ा जा सकता है, उस स्टेज को क्या कहते हैं? उसको हम प्री कैंसर कहते हैं। और टिपिकली जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें एक बहुत लंबी प्री कैंसर स्टेज होती है, 10 साल की। 10 साल? तो आपके पास 10 साल का टाइम होता है उसको जल्दी डिटेक्ट करने का। कैसे पकड़ में आता है? पैप स्मीयर एक तरीका है। आप डॉक्टर से मिले, उन्होंने चेकअप करा, उनको कुछ अबनॉर्मल दिखा, उन्होंने उसमें से टेस्ट लिया, बायोप्सी लिया, या एक टेस्ट होता है जिसको हम कोल्पोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें हम बच्चेदानी के जो मुंह है उसको मैग्नीफाई करके और कुछ स्पेशल डाई लगा के देखते हैं, और जो तह के नीचे का कैंसर है वो भी उभर के आता है। तो और उसके साथ साथ उसको ट्रीट करते हैं, उसको लेजर से निकाल देते हैं पूरा उतने हिस्से को जहां ये प्री कैंसर बन गया है। तो सर्वाइकल कैंसर में बहुत लंबी प्री कैंसर स्टेज होती है। बाकी कैंसर्स में भी होती है, बट उसको डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं होता। क्या कुछ सिम्टम्स आएंगे जो प्री कैंसर स्टेज है उसमें, जिसमें फीमेल्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? हर के अलग अलग होंगे। तो जैसे कि इरेगुलर ब्लीडिंग एक हो गया, जो आपका पीरियड की ब्लीडिंग है, उसके अलावा भी पीरियड के बीच में भी स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, वो एक सिम्टम होगा। आपस में मिलने में ब्लीडिंग हो रही है, वो एक सिम्टम होगा। डिस्चार्ज है जो ठीक ही नहीं हो रहा, दवा खाई, थोड़े दिन ठीक हो गया, फिर से दोबारा शुरू हो गया, ये सब प्री कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। कुछ महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, कुछ लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को उतनी इमरजेंसी में नहीं रेगुलर यूज कर रहे होते हैं। क्या इनसे भी कुछ खतरे हो सकते हैं? तो जब भी हम अपने बॉडी का हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब करेंगे आर्टिफिशियली, तो जब हार्मोन डिस्टर्ब हो गए तो कुछ कैंसर्स का रिस्क बढ़ सकता है इन द लॉन्ग टर्म। एक बार, 2 बार, 4 बार इमरजेंसी पिल लेने से नहीं। हालांकि इमरजेंसी पिल इमरजेंसी की तरह ही लेनी चाहिए, उसको रेगुलर में लेने से उसकी एफिकेसी नहीं होगी, तो आपकी प्रेगनेंसी का खतरा ज्यादा होगा एज अपोज टू कैंसर। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट बोलस डोज ऑफ हार्मोन होता है, तो वो रेगुलर में नहीं आप ले सकते एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। कैसे काम करती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती हैं उसमें सडन राइज ऑफ हार्मोन लेवल होता है, तो जिस फेज ऑफ साइकिल में ली जाए उस टाइम का, जैसे अगर एग रिलीज वाला फेज है साइकिल का, तो एग रिलीज को नहीं होने देती, क्योंकि उसमें हार्मोन का आर्टिफिशियल बूस्ट आ जाता है। अगर थोड़ा सा लेट का टाइम है तो प्रेगनेंसी रुकने में नहीं देती हैं, क्योंकि फिर से हार्मोन चेंज हो गए, क्योंकि बॉडी में नेचर ने जिस तरह से बनाया है, फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में अलग हार्मोन है, मिडिल में थोड़ा सा बैलेंस रिवर्स होने लगता है, और सेकेंड फेज में वो इन्वर्टेड हो जाता है ऑफ द प्रीवियस वन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो जब भी डिस्टर्ब करेंगी तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, एग रिलीज होना, प्रेगनेंसी होना, वो नहीं होगा। बट इसको आप बार बार करोगे, आप अपने बॉडी में आर्टिफिशियल हार्मोन्स डालोगे, तो जो हार्मोनली लिंक्ड कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट हो गया, जैसे यूट्रस हो गया, ये सब का रिस्क बढ़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि फिर वो पिल काम ना करे एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर आपको जरूरत ही नहीं होगी उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज करने की।
बिकॉज आपके प्रॉब्लम दूसरी शुरू हो गई होगी। राइट। क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नुकसान कर सकती हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज कॉन्ट्रासेप्टिव आर वेरी सेफ, बहुत एफिकेशियस होती है। इनफैक्ट अगर हम सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को देखें तो बेस्ट जो एफिकेसी है, सक्सेस रेट है, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मोर देन 99%। सो दे आर सेफ इफ दे आर टेकन 4, 5, 6, इवन 10 साल तक हम देते हैं। इनफैक्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम करती हैं, ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम करती हैं। अच्छा, तो उससे कोई नुकसान नहीं है? उससे कोई नुकसान नहीं है। महिलाओं को अपनी अच्छी सेहत के लिए अगर आप 4 टिप्स देना चाहें चलते चलते, तो वो क्या टिप्स होंगे? 4 टिप्स होंगी। पहला, अपना वेट चेक में रखें, जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा हमने बोला वेट के साथ बहुत सारे कैंसर्स का लिंक है। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें। तीसरा, अपना डाइट जो आप खा रहे हो, प्लेट में जो आपके खाना है उसको देख के खाएं। प्रोटीन भी उसमें अच्छा होना चाहिए, प्लांट बेस्ड भी होना चाहिए, प्रोसेस्ड केमिकल ये सब कम होना चाहिए। एक्सरसाइज करें, वो हमने बता दिया। चौथा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, तो अपना स्लीप रेगुलेशन करें, कुछ मेडिटेशन, कुछ योगा, एनीथिंग विच मेक्स यू स्ट्रेस फ्री, उस चीज पे फोकस करें। तो यही 4 गुरु मंत्र हैं हेल्दी रहने के। जब हम ये सारी चीज़ें बताते हैं तो आमतौर पर हर बीमारी के प्रिवेंशन में ये चीज़ें आती हैं कि आप डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज इसका ध्यान रखें। तो लोग अक्सर कहते हैं कि क्या डॉक्टर्स पिज्ज़ा और बर्गर नहीं खाते हैं? आप अपना अनुभव बताइए। डॉक्टर्स पिज्जा और बर्गर, डॉक्टर भी इंसान है और ये सब कंफर्ट फूड होते हैं। और हम सब गिल्टी हैं इस चीज के कि कभी ना कभी हम इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि हमें कंफर्ट फूड की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप 1 महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार खा रहे हो, वो उतना नुकसानदायक नहीं है। कोई भी चीज आप एक्सेस में करो, अच्छी चीज भी अगर आप एक्सेस में करोगे तो वो भी नुकसानदायक है। तो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे, यही आपका स्टेपल डाइट है, तो नेचुरली ये आपका रिस्क बढ़ाएगा। बट वन ऑफ आपने खा लिया 1-2 महीने में एक बार, उससे वो उतना हार्मफुल नहीं है जितना कि रेगुलर मात्रा में सेवन करना। आपने आखिरी बार पिज्जा कब खाया हो? कल रात। कल रात को। अगला कब खाएंगी? अब कोई नेक्स्ट कुछ स्पेशल इवेंट आएगा तब खाएंगे। जिसमें कितना समय लगेगा? 2-3 महीना। अच्छा, चलिए, नए साल में खाएंगे। ये ऑनेस्ट कन्फेशन है। वैसे आमतौर पर जब लोगों को ऐसी सलाह दी जाती है तो वो कहते हैं हम सिर्फ तब पीते हैं जब बारिश होती है और तब पीते हैं जब बारिश नहीं होती है। तो ये रेगुलर नहीं होता है, ओकेजनली, यानी कि कभी कभी आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं। वो ट्रीट आपको हो सकता है आपके मन को अच्छा करे, लेकिन शरीर को अगर आप रोज रोज ट्रीट देंगे तो वो आपके शरीर और मन दोनों को खराब करेगी, ये तो तय है। तो कैंसर ही नहीं, हर बीमारी से बचने के लिए अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वो जैसे डॉक्टर पाखी ने कहा 10 से 15 मिनट आप उतने तो निकालिए। और महिलाओं के केस में टेंशन जो है सामने वाले को दीजिए, अपने पास मत रखिए, तो सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारी महिलाओं को जागरूक करने के लिए और कैंसर के डर को कम करने के लिए। थैंक यू सो मच।